है बच्चा, आज के इस क्लास में हम लोग बचे हुए दो मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6। बट मॉड्यूल 5 को डिस्कस करने से पहले हम लोग मॉड्यूल 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस किया गया है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। सो अगेन नेशनलिज्म, जिसका मीनिंग हमें पता है कि कैसे नेशन यानी कि कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल, इसको कैसे इस्तेमाल किया गया टू गेन द पॉलिटिकल एम। जो भी इनका पॉलिटिकल एम था उसको अचीव करने के लिए कैसे कॉमन आइडेंटिटी का इस्तेमाल। अब क्योंकि ये एक फ्लूइड कंसेप्ट है, मींस कॉमन आइडेंटिटी तो कुछ भी हो सकता है ना। आपने पूरे चैप्टर में देखा है कि कॉमन आइडेंटिटी समवेयर इकोनॉमी वर्कड एज अ कॉमन आइडेंटिटी, कहीं पे जो है लैंग्वेज वर्क किया तो कहीं पे रिलीजन। तो ये एक तरीके से फ्लूइड कंसेप्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव आइडिया मींस पब्लिक के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से उसका ये आइडिया चेंज होता रहा। तो ऐसे ही लास्ट में, यानी कि हम लोग अब तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो होता है कि जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स या उस टाइम के जो रूलर्स थे, या आप ऐसे कह लो रूलर्स, उन्होंने क्या किया, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था उसको अटैच कर दिया इंपीरियलिज्म से, इंपीरियल एम के साथ। व्हाट इज इंपीरियल एम? इंपीरियल का मतलब होता है साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य बनाना, इस चीज के साथ अटैच कर दिया। जैसे अगर एक कोई छोटा सा किंगडम है, एक सपोज करो ये एक छोटा सा किंगडम है, इनका एम क्या रहेगा, अपने किंगडम को बड़ा करना, एंड दे ट्राई टू कन्वर्ट इनटू एम्पायर, एम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, दैट्स व्हाट देयर एम। तो यही एम जो है अब यहाँ पे अटैच हो गया इन द फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि अगर आप यूरोप का मैप एक बार देख लो तो यहाँ के जो कंट्रीज हैं, देखो यहाँ पे तो एक रसिया बड़ा एम्पायर, यहाँ पे प्रूसिया या फिर अभी के टाइम में जर्मनी एक बिग एम्पायर, यहाँ पे एक ऑस्ट्रियन हंगरी, और यहाँ पे एक तरीके से ब्रिटेन। ये एक मेजर बिग एम्पायर्स थे जो यहाँ के छोटे मोटे कंट्रीज थे। इस एरिया की बात अगर करें, दिस एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। यूरोप का ये एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, और इस एरिया में बिकॉज ऑफ रोमांटिसिज्म यानी कि अगेन कॉमन आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन होने के कारण दिस एरिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस मिल गया इनको। और ये एरिया क्या थे? आज के टाइम में सर्बिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे। तो ऐसे मल्टीपल कंट्रीज, इनको जब आज़ादी मिला तब तक एक और चीज़ आ गया था, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म के कारण ये जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य थे, जितने भी छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज थे, स्मॉल कंट्रीज, क्योंकि ये सारे के सारे इनकी सबकी अपनी खुद की आइडेंटिटी थी। दे वर कंसिडर्ड एज ए स्लाव, नॉट स्लेव। स्लाव जियोग्राफिक लोकेशन को शो करता है। ये स्लाव कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे, और सबका डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। तो इनकी डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट कल्चर होने के कारण ये छोटे छोटे कंट्रीज में बट गए। छोटे छोटे कंट्रीज में बटने के कारण बिकॉज ऑफ दियर इंपीरियल थॉट दे स्टार्टेड टू ग्रैब
नेबर्स लैंड, ज्यादा से ज्यादा जो है जो अड़ोस पड़ोस के छोटे मोटे कंट्रीज थे उनके जमीन को क्या करने लगे, ये हड़पने लगे। सो सम हाउ वी कैन से कि यहां पर आपस में एक तरीके का फाइट स्टार्ट हो गया। अब ये फाइट स्टार्ट होना, इसमें क्या हुआ, इस फाइट में अदर कंट्रीज जो बिग एम्पायर्स थे, बिग पावर्स थे उस टाइम के, जैसे कि रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों एम्पायर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने लगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, दे वर्कड एज पर देयर इंटरेस्ट। और यही मैं शुरू से कह रहा हूं, एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन था। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा से ही नेशनल, खुद के कंट्री का इंटरेस्ट को देखा जाता है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज क्या करने लगे, अपने इंटरेस्ट के कारण यहां पे होने वाले छोटे मोटे जो कंट्रीज थे इनको सपोर्ट करने लगे। और ये बात है कब, 1880s के बाद का, 1880 के बाद यही सारी चीजें चल रहा था। अब ये अल्टीमेटली इस फॉर्म में बदल जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे को वॉर कराना, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, सीक्रेट जो है एक तरीके से एग्रीमेंट करना, इन सब चीज़ों का लीड ये होता है कि सारे के सारे पहुंच जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के कंडीशन में। जब शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1, ये हमारा था मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 5, एक्चुअली ये नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सो अभी के टाइम में भी अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना जो है आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली एक पॉडकास्ट में आया था, चाइना के एक जियोग्राफी कह सकते हो थिंक टैंक, उन्होंने इंडिया के कितने एरिया को क्लेम किया है, ये पूरा मान लीजिए, इंक्लूडिंग यूपी। सो ये क्या है, एक तरीके से अ काइंड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। यही चीज हिटलर ने किया था। वॉर होने का रीजन क्या था उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने भी यही किया था, न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, ज्यादा से ज्यादा लैंड को ग्रैब करना। सो कहने का मतलब यही है, ये जो आइडियाज है ना, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, और अगर हम लोग इस चीज को नहीं समझते हैं तो हमारे लोगों के साथ भी अन्याय होता है। तो लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल 5, इसके बाद ये चैप्टर ओवर होगा, फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो में जो है पूरे चैप्टर का इंटेंट या फिर सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर दूंगा। इसको मिटा देता हूँ। लास्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 6 ये था, इंपीरियलिज्म कैसे नेशनलिज्म कैसे इंपीरियलिज्म में बदला, जहाँ पे जो छोटे मोटे कंट्रीज थे ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होने के बाद, दे हैव अ कॉमन आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। सारे के सारे सेपरेट कंट्रीज दे स्टार्टेड टू फाइट ऑन द बेसिस ऑफ इंपीरियलिज्म। और यही इंपीरियलिज्म का जो आइडिया था, ये पूरे वर्ल्ड में फैला इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म। यही इंपीरियलिज्म का आइडिया पहुंचा पूरे वर्ल्ड में। कॉलोनियलिज्म, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कैप्चर करना और इसी को प्रोटेस्ट करना। इंडिया भी कॉलोनी था, इंडिया ने भी प्रोटेस्ट किया था। सो इंडिया में भी एक तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी जब डेवलप हुआ, इंडियन नेशनलिज्म, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि कैसे हम लोगों ने जो है स्ट्रगल किया अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। सो ये पूरा का पूरा जो आइडियाज है, वो आइडियाज चेंज होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डेंजरस होता है, वो देखने को मिलेगा। अब हमारा लास्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 है विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। विजुअलाइजेशन ऑफ मॉड्यूल 5
मॉड्यूल 5 विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। अब हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों को ये रियलाइज हो गया कि जो ये आइडियाज हैं हैव नो फिक्स्ड डिफिनीशन, कोई फिक्स डिफिनीशन इसका है नहीं। मीन्स ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता, तो पीपल नहीं चाहते थे कि जो एक थॉट क्रिएट किया जा रहा है, जो एक आइडिया क्रिएट किया जा रहा है, उससे लोग जो है डाइवर्ट हो। दैट इज द रीजन एक सिंबॉलिक या आप कह सकते हो एलिगरी क्रिएट करना शुरू कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रांस कंट्री को, फ्रांस एज ए कंट्री, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैचू बनाया गया जिसका नाम था मैरियाना। मैरियाना। इसी तरीके से जर्मनी का भी सेम था, जर्मेनिया। और ऐसे ही ब्रिटेन, ब्रिटानिया। सो पर्पस ये था कि लोग जो है अपने कंट्री से इमोशनली कनेक्ट हो सके, इमोशनली कनेक्ट हो सके। दैट इज द रीजन उस कंट्री को एक स्टैचू का फॉर्म दे दिया। इवन हमारे कंट्री में भी है, हम भी जो है इंडिया को भारत माता का फॉर्म देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो चलो ठीक है नेशन कंट्री का था, इसके अलावा जो भी सब्जेक्टिव आइडियाज थे जैसे कि लिबर्टी, लिबर्टी को भी एक स्टैचू का फॉर्म दिया गया। इसके अलावा जो है जस्टिस, आपने देखा होगा उस टाइम पर कि एक लेडी ब्लाइंड फोल्डेड, उसके हाथ में एक विंग, तो वो जस्टिस को सिंबलाइज करती है। इसके अलावा जो है ब्रोकन चेन, इट वाज अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया। ब्रोकन चेन जो शो करता था लिबर्टी को, आजादी को। रेड कैप, ये भी लिबर्टी को शो करता था, मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम द स्लेव। तो ये जो आइडियाज थे इनको विजुअलाइज करने के लिए एलिगरी फॉर्म किया, एक प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए गए जिसके हेल्प से कंट्री के लोगों को ये रियलाइज कराया जाए कि हम उनके लिए प्राइम चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फिगर बनाए गए, जैसे फ्रांस के लिए मैरियाना, जर्मनिया एंड ब्रिटानिया। अगर आप एक मैप की बात, एक पिक्चर की बात करेंगे तो अपने बुक में दिया हुआ है, एक मैप में ब्रिटानिया जो लेडी है वो वर्ल्ड मैप के ऊपर बैठी हैं, वर्ल्ड मैप के ऊपर बैठी हैं और ये सिंबलाइज कर रही हैं कि जो ब्रिटेन का कंट्रोल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इवन कुछ जानवर भी दिखाए गए हैं जैसे लायन, पिकॉक, ये शो करने के लिए कि ये इनका कंट्रोल जो है एशिया जैसे कंट्री, क्योंकि लायन हर जगह नहीं मिलता ना, एशिया जैसे कंट्रीज में है। कैरिंग, अगर आप ऊपर देखोगे तो दो सिंबल, फ्रीडम एंड फेडरेशन, शोइंग दैट टू आइडियाज कैरिंग विद देम, अपने दो आइडियाज के साथ जो है फ्रीडम और फेडरेशन के साथ दे कंट्रोल और कह सकते हो कैप्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक सीड ले रखा है, किसका, ब्रिटेन के फ्लैग का। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबॉलिक मीनिंग को जो है शो किया गया ताकि पब्लिक चीज़ों से रिलेट हो। तो इस चैप्टर में, इस वाले लास्ट मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बस समझाने के लिए था, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद हम लोग लास्ट वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे जो पूरे चैप्टर के क्रक्स को समझाने की कोशिश करेगा। थैंक यू।